हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हैं, उस वीडियो में हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी बहिर्जात बल के दो प्रमुख कारकों के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें विंड्स और रिवर यानी पवन और नदी के कार्य और पवन और नदी के अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक विधियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में भी हमने देखा है। तो आज उसी सीरीज़ में जियोमॉर्फोलॉजी का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अंडरग्राउंड वाटर एंड कास्ट टोपोग्राफी, यानी भूमिगत जल और भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। देखिए, भूमिगत जल से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो स्थलाकृतियाँ भूमि यानी हमारी भूपर्पटी के निचले भागों में पाई जाती हैं। यानी ये ऐसा भाग है जो हमें ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, परंतु भूमिगत जल भी दूसरे कारकों की तरह ही अपर्दन निक्षेपण से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। और हम जानते हैं कि सतह के ऊपर एक प्रवाह, एक वेग के रूप में बहने वाला जो जल है, उसे हम नदी कहते हैं। उस नदी में काफ़ी अधिक मात्रा में जल व्याप्त होता है, उस नदी का वेग काफ़ी तीव्र होता है, जल का आयतन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो अपने रास्ते में आने वाली कठोर से कठोर चट्टान का भी अपरदन करने में सक्षम होती है। परंतु भूमिगत जल में वो सभी गुण विद्यमान नहीं होते। भूमिगत जल भी अपरदन और निक्षेपण करता है, परंतु ये ज़्यादा कठोर चट्टानों का अपरदन व नहीं कर सकता, या ये कहें कि ये ज़्यादा कठोर चट्टानों का अपरदन करने में सक्षम नहीं होता। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि भूमिगत जल यानी भूमि के नीचे बहने वाली जो नदी है, जो एक तरह से प्रवाह है, वो केवल और केवल ऐसी चट्टानों का ही अपरदन करने में सक्षम होता है जो मुख्य तौर पर आसानी से घुलनशील होती हैं। और जल के अंदर घुलनशील चट्टानों का अगर हम उदाहरण देखें तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी चूना, सेलखड़ी इत्यादि। जैसे हम विभिन्न चट्टानें देखते हैं तो उनमें से कुछ एक चट्टानें ही हैं जो जल में आसानी से घुलनशील होती हैं। अब बात क्लियर है कि जो भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, उनमें चूने की चट्टानों में बनने वाली स्थलाकृतियाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। तो इसको एक अलग नाम से, एक अलग टर्मिनोलॉजी से भी जाना जाता है, जिसे हम कास्ट लैंडस्केप कहते हैं। यानी भूमिगत जल द्वारा चूने पथ के प्रदेश में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसे कास्ट टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन सुन लिया। अब मैंने इससे पहले आप लोगों को साथ साथ ये भी बताया है कि भूमिगत जल और सतह के ऊपर बहने वाली नदी में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। नदी जो सतह के ऊपर बह रही है, उसमें काफ़ी अधिक वेग होता है, बहुत तीव्रता होती है, जल भी बहुत अधिक होता है, और उसका वेग और उसकी गति और उसका आयतन मिलके कठोर से कठोर चट्टानों का अपरदन करने में सक्षम होता है। परंतु भूमिगत जल के अंदर कुछ एक ये जो गुण हैं वो मिसिंग होते हैं, जिसके कारण वो केवल रासायनिक प्रकार का ही अपक्षय या अपरदन करने में थोड़ा सक्षम होता है। अब बात करते हैं कि भूमिगत जल, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, यानी अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। देखिए, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, भूमिगत यानी भूमि के नीचे जो जल बहता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। अब भूमि के नीचे ये जो जल है, ये कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे जुड़ी हुई सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पोर्शन है वो है जल चक्र, जिसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। आपको जल चक्र पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ आज इसे दोबारा डिस्कस करता हूँ। देखिए, जल चक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़े से फैक्ट बताता हूँ जो आपको सभी को पता है। वी ऑल नो दैट के हमारी पृथ्वी का 71% जो एरिया है वो बना हुआ है वाटर से, या ये कहें कि अर्थ का 71% एरिया कवर्ड है बाय वाटर, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब पृथ्वी पर इतना जल उपलब्ध है, तो ये जल जो है वो एक चक्रीय रूप में सतह से वायुमंडल, वायुमंडल से फिर सतह, यानी पृथ्वी से वायुमंडल, वायुमंडल से पृथ्वी के बीच में घूमता रहता है।
परंतु किसी भी सूरत में ये जल जो है वो समाप्त नहीं होता, अर्थात 71% जो एक क्वांटिटी है 71% ही बनी रहती है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। हाँ, जल की अवस्थाएं ज़रूर परिवर्तित हो चुकी होती हैं। जल की मुख्य तौर पर तीन ही अवस्थाएं हैं, जैसे लिक्विड, गैस और सॉलिड, यानी द्रव, गैस और ठोस अवस्था। इनकी सिर्फ अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, बाकी जल यही सेम सिचुएशन या सेम क्वांटिटी में विद्यमान रहता है। अब देख लेते हैं जल चक्र क्या है थोड़ा जल्दी, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। सन, जो कि हमारी अर्थ का इकलौता सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से हमारी पृथ्वी को एनर्जी मिलती है, और सन से जो एनर्जी पृथ्वी तक आती है वो आती है शॉर्ट वेव्स में। किस फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेव्स में आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है। और लघु तरंगों के रूप में सूर्य से क्या विकृत होती है? ऊष्मा। यानी सूर्य से क्या विकृत हुई है? ऊष्मा। और वो ऊष्मा जब किसी भी सतह के किसी भी भाग, चाहे वो स्थल हो या जल हो, जब स्थल और जल तक ये ऊष्मा पहुंचती है तो वो क्या करती है? तापमान को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है। जैसे ही ऊष्मा किसी समतल सतह या सागर के सतह पर पहुंचती है तो वो उसके तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है कि जब भी जल का तापमान बढ़ेगा तो वो लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी जो पानी है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और जलवाष्प क्या है? एक प्रकार की गैस है, और गैस सदा हल्की होने के कारण सतह यानी पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठकर वायुमंडल की तरफ जाती है। तो इस प्रक्रिया को ऊष्मा के ग्रहण से तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि से द्रव का गैस में परिवर्तित होकर वायुमंडल तक जाना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। अब वायुमंडल में वाष्पीकरण के द्वारा क्या पहुंच गया? जल। और किस अवस्था में पहुंचा है? गैसियस फॉर्म में पहुंचा है। ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये पेड़ पौधे पृथ्वी की सतह पर। देखिए, ये वाटर तो सूर्य के सीधे संपर्क में था, जिसके कारण वाष्पीकृत हो गया, परंतु अब पृथ्वी की मुख्य तौर पर जो सतह है उसके नीचे भी जल विद्यमान है, जो कि पेड़ पौधों के द्वारा ही वायुमंडल में भेजा जाता है। तो क्या करते हैं वनस्पति या पेड़ पौधे? पृथ्वी की सतह के नीचे विद्यमान जल को भी गैस फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। यानी पेड़ पौधे जल को जिस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में भेजते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहते हैं उसे? वाष्पो उत्सर्जन। तो वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा भी पृथ्वी की सतह का जल कहाँ पहुँचता है? वायुमंडल में। और वाष्पीकरण के द्वारा भी जल कैसे पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? वायुमंडल में। तो अब जो द्रव पृथ्वी पर लिक्विड फॉर्म में था, जो जल लिक्विड फॉर्म में था, अब वायुमंडल में किस फॉर्म में है? वो गैस के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। तो अब एक चीज़ आपको समझनी है, दो संकल्पनाएं आप समझ चुके हो, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। अब हम तीसरी संकल्पना को समझेंगे, वो है संघनन। देखिए, संघनन या कंडेंसेशन बेसिकली क्या है? जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तरफ जाते हैं, तापमान में गिरावट आती है। और तापमान में गिरावट आते आते हमारा जो गैस फॉर्म में जल है वो एक औसांक बिंदु को प्राप्त करता है, ड्यू पॉइंट को प्राप्त करता है। उस ड्यू पॉइंट के बाद ये जो बादल होते हैं ये और ज़्यादा मात्रा में अवसादों को ग्रहण करने में असक्षम होते हैं, जिसके कारण ये जो संघनन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। संघनन क्या होता है? बेसिकली एक शब्द में, एक लाइन में समझाऊं तो, गैस के फॉर्म का यानी द्रव का जो गैस फॉर्म है, जब वो पुनः लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है उसे हम संघनन कहते हैं। और जैसे ही संघनन की प्रक्रिया पूरी होती है और बादल उन्हें संभाल पाने में असक्षम होते हैं तो वो लिक्विड और सॉलिड यानी द्रव और ठोस अवस्था में नीचे आते हैं। जब जल द्रव अवस्था में नीचे आता है उसे हम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। और जब जल ठोस यानी कठोर या आपके सॉलिड फॉर्मेशन में नीचे आता है, जैसे ओले या स्नोफॉल, तो उस प्रक्रिया को हम वर्षण कहते हैं। वर्षा और वर्षण में केवल इतना सा ही फर्क है कि वर्षण में
हम बरसात या वर्षा को भी शामिल करते हैं, ओलावृष्टि को भी शामिल करते हैं, स्नोफॉल को भी शामिल करते हैं, परंतु रेनफॉल केवल और केवल जल के रूप में ही होती है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो आपको जल चक्र समझ में आ रहा होगा। अब जो वर्षा या वर्षण के रूप में जल हमारा पृथ्वी की सतह पर आया है, उसमें से ज़्यादातर तो सीधे सागरों, महासागरों, झीलों, तालाबों में पहुंच जाता है। परंतु जो जल पृथ्वी की सतह यानी भूमि पर गिरता है, उस भूमि का कुछ भाग तो नदियों, नालों के द्वारा सागरों, महासागरों में पहुंचा दिया जाता है, और कुछ भाग जो है वो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। अब जो भूमि द्वारा सोखा जाता है वो दो विधियों के द्वारा पृथ्वी के नीचे की परतों में पहुंचता है। एक, जो चट्टानें रंध्र युक्त होती हैं, यानी दो तरह की चट्टानें होती हैं, एक ऐसी जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र युक्त चट्टानें कहते हैं, और दूसरी होती हैं ऐसी चट्टानें जिनमें रंध्र नहीं होते, उन्हें अरंध्र युक्त चट्टानों के नाम से जाना जाता है। रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र। जब जल ऐसी चट्टानों के संपर्क में आता है तो वो जल छोटे छोटे छिद्रों से होता हुआ पृथ्वी के नीचे की परतों में पहुंच जाता है, और कितने भागों तक पहुंचता है? ऐसे भाग तक चला जाता है नीचे जहां तक उसे कोई ऐसी चट्टान ना मिल जाए जो उसे नीचे जाने से रोक सके। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये उसी अरंध्रयुक्त या अपारगम्य चट्टान का उदाहरण है जिससे नीचे जल और नहीं जा सकता। एक भाग। अब दूसरी चट्टानें होती हैं पारगम्य और अपारगम्य। देखिए, पारगम्य चट्टानें वो होती हैं जिनमें रंध्र भले ही हों या ना हो, परंतु उनके अंदर की छोटी छोटी नसों या अवनलिकाओं में से जल बड़ी आसानी से बहता हुआ चला जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं उनमें से खून जो है वो निर्विघ्न बड़े आराम से बहता रहता है, उसी प्रकार चट्टानों के अंदर भी जो नसें होती हैं, उन्हीं नसों के माध्यम से जल जो है वो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक भागों तक पहुंचता है। चीज़ क्लियर है? इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने। एक ऐसी चट्टानें जो कैसी हैं? रंध्र युक्त हैं, जिसका उदाहरण आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर है, चीका मिट्टी है, ये ऐसी चट्टानें हैं जिनके अंदर से जल प्रवेश करके पृथ्वी की नीचे की परतों में पहुंचता है। दूसरी है पारगम्य चट्टान। पारगम्य चट्टान है ग्रेनाइट। देखिए, ग्रेनाइट के अंदर रंध्र भले ही हों या छोटे छोटे हों या ना भी हो, परंतु इनकी वेन्स जो होती हैं, उन वेन्स के माध्यम से जल जो है वो नीचे की परतों में आसानी से पहुंच जाता है। क्लियर है? यहाँ तक तो हो गया आपका चैप्टर जल चक्र का जो जर्नल हमने देखा। अब इसके बाद दो तरह के शब्द आपके पास बार बार आ रहे हैं, वो हैं रंध्रयुक्त चट्टानें या सरंध्र चट्टानें, और दूसरी है पारगम्य चट्टानें। देखिए, सरंध्र चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, और इन रंध्रों के माध्यम से सतह का जल नीचे की परतों में जाता है। और दूसरी होती हैं पारगम्य चट्टानें। ऐसी चट्टानें पारगम्य चट्टानें कहलाती हैं जिनके अंदर आंतरिक भागों की नलिकाओं या छोटी छोटे अवनलिकाओं के माध्यम से जल जो है वो बड़े आसानी से प्रवेश कर लेता है। ठीक है, अब आती हैं कुछ एक चीज़ें। उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे पारगम्य जो आपकी रंध्रयुक्त चट्टानें हैं, बलुआ पत्थर और चीका मिट्टी। इन दोनों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, आपको वो थोड़ा ईजी तरीके से समझ आएगा। ये देखिए, कोई भी चट्टान चाहे वो किसी भी रूप की हो, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रंध्रयुक्त चट्टानों के प्रकार। देखिए, रंध्रयुक्त चट्टानों के दो प्रकार हैं। एक ऐसी चट्टानें या एक ऐसी रंध्रयुक्त चट्टान जिसके कण कैसे हैं? काफ़ी छोटे हैं। कैसे हैं? काफ़ी छोटे हैं, महीन हैं, और आपस में पास पास हैं। ये उदाहरण है उसका। दूसरी रंध्रयुक्त चट्टानें ऐसी हैं जो काफ़ी बड़े कणों से मिलकर बनी हैं। ठीक है, जो काफ़ी बड़े कणों से मिलकर बनी हैं, उन चट्टानों के मुकाबले जो छोटे कणों से बनी चट्टानें हैं, इनमें से दोनों प्रकार की चट्टानों में से जल आसानी से किस में से प्रवाहित होगा? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये है रंध्रयुक्त चट्टान का एक एग्जाम्पल, चीका मिट्टी, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में क्ले बोलते हैं, और दूसरी है आपकी बलुआ पत्थर।
चीका मिट्टी में जो कण होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और एक दूसरे के काफ़ी समीप चिपके हुए होते हैं, जो जल को अंदर तो आने देते हैं परंतु नीचे की परतों में जाने से रोकते हैं। अब बलुआ पत्थर, जहाँ पर कण जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिनके माध्यम से जल आसानी से प्रवेश करता है और नीचे के भागों में पहुँच जाता है। यानी रंध्र युक्त चट्टानों में भी दो प्रकार की चट्टानें होती हैं जो कि नीचे की भागों में जल की पूर्ति करती हैं, वो है बलुआ पत्थर जैसे मोटे कणों की चट्टानें, और जो रंध्र युक्त होने के बाद भी ज़्यादा मात्रा में जल को नीचे नहीं जाने देती, वो है चीका मिट्टी। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अब के अगले टॉपिक की, जो कि है आपका जो भूमिगत के जल के स्रोत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी भूमिगत जो जल है वहाँ पर कितने प्रकारों से या कितने माध्यमों में से या कितने स्रोतों के द्वारा पहुँच सकता है। सबसे पहला जो भूमिगत जल का स्रोत है वो है अवपृष्ठ जल और आकाशीय जल। देखिए, अवपृष्ठ दो प्रकार का जल होता है, एक होता है पृष्ठीय जल, दूसरा होता है अवपृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल वो जल होता है जो पृथ्वी के सतह के ऊपर विद्यमान होता है, ठीक है, और अवपृष्ठीय जल वो होता है जो पृथ्वी के सतह के जल का हिस्सा नहीं होता। अब सतह के अलावा तो केवल और केवल वायुमंडल ही एक ऐसा भाग बसता है जहाँ पर जल विद्यमान है, इसलिए इसे आकाशीय जल भी कहते हैं। अब जो आकाश या वायुमंडल में जो जल है वो दो रूपों में नीचे आता है, एक तो वर्षा के रूप में और दूसरा हिम यानी बर्फ के रूप में। यानी आकाश के माध्यम से जो जल पृथ्वी की सतह पर गिरता है उस जल का जो भाग भूमि की चट्टानों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उसे अवपृष्ठीय जल और आकाशीय जल कहते हैं। वर्षा और हिम के माध्यम से जो जल पृथ्वी पर गिरा, रंध्रयुक्त चट्टानों और पारगम्य चट्टानों की सहायता से वो सोख कर जब भूमि की निचले परतों में भेज दिया जाता है उसे हम आकाशीय जल कहते हैं। अब आता है सहजात जल और तलछट जल। सहजात जल वो होता है जो कि समुद्रों, झीलों के साथ लगती हुई चट्टानों में से हमारा नीचे की भागों में प्रवेश करता है। जैसे यहाँ पर है, ये जो भाग आपको नज़र आ रहा है ये समुद्र, सागर, खाड़ी, झील जो आप इसे समझें, इसके साथ लगी हुई ये चट्टानें हैं। ये जल जो है वो इन चट्टानों के माध्यम से भी भूमिगत भागों में पहुँचता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम देखते हैं नदी, नहर के आसपास जो ज़मीन होती है उस ज़मीन को अगर हम थोड़ी सी खुदाई करें तो हमें जल विद्यमान दिखता है, यानी वहाँ पर हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम किसी नदी, नहर से काफ़ी दूर खुदाई करें तो जल काफ़ी गहराई पर हमें प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी, झीलों, तालाबों के नज़दीक जो हमारा जल होता है वहाँ पर आसानी से नीचे की परतों में पहुँच चुका होता है और थोड़ी सी खुदाई करने के बाद ही वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो सागरों, झीलों, तालाबों के पास जो परतदार चट्टानें होती हैं उनमें जब जल इकट्ठा हो जाए उसे हम भूमिगत जल कहते हैं या सहजात जल या तलछट जल कहते हैं। फिर आता है मैग्मत जल। देखिए, मैग्मत जो शब्द है वो बना है मैग्मा से, और मैग्मा भूमि के नीचे चट्टानों के गर्म पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं। ठीक है, तो अब जब गर्म चट्टानों या जो हमारी मैग्मा से युक्त चट्टानें हैं या मैग्मा से बनने वाली चट्टानें हैं, जब उन चट्टानों में जल की प्राप्ति होती है तो उस जल को मैग्मत जल के नाम से जाना जाता है। अब आती हैं ये जो हमारे भूमिगत जल के स्रोत हैं, इन स्रोतों को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है वर्षा की मात्रा और वर्षा की अवधि। बड़ा आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। देखिए, दो एग्जाम्पल्स हैं, बड़े आसान से आपको समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार हम देखते हैं कि वर्षा बहुत तेज़ होती है लेकिन 10-15 मिनट के लिए होती है। तो 10-15 मिनट की इस तेज़ गति से जो वर्षा होती है और उसके जस्ट बाद जब तेज़ गति या तेज़ धूप निकलती है तो क्या होता है, वो जो जल भूमि के ऊपर विद्यमान है वो तेज़ धूप की वजह से बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। अब जल्दी ज़्यादा वाष्पीकृत होगा तो भूमि के नीचे कम मात्रा में जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर वर्षा लंबे समय के लिए हो, 4-5 घंटे लगातार चले, भले ही धीरे धीरे ही क्यों ना हो, तो 4-5 घंटे तक चलने वाली वर्षा के कारण भूमि जल को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करती है। अगर वर्षा तेज़ होगी, कम समय के लिए होगी, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर वर्षा धीरे होगी, लंबे समय के लिए होगी, तो अवशोषण उसका ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा है धरातल की संरचना। धरातल की संरचना और चट्टानों की विशेषताएं, दोनों को जोड़कर देख लो। धरातल की विशेषताएं चट्टानों की विशेषताओं में बेसिकली सिर्फ इतना है कि अगर भूमि का जो निर्माण है, जहाँ पर वर्षा वगैरह प्राप्त हो रही हैं, अगर वहाँ पर पारगम्य चट्टानें हैं, रंध्रयुक्त चट्टानें हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में जल भूमिगत हो जाएगा। अगर चट्टानें कठोर हैं, अपारगम्य हैं, अरंध्रयुक्त हैं, तो ज़्यादा मात्रा में जल वाष्पीकृत हो जाएगा। क्लियर है? ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होता, बहुत आसान सा है। फिर आता है भूमि का ढाल। अगर भूमि का ढाल समतल होगा, सपाट होगा, तो उसके ऊपर जो भी जल गिरेगा वो बड़े आराम से लंबे समय तक टिका रहेगा और भूमि फिर क्या है, धीरे धीरे उसे अवशोषित कर सकेगी। लेकिन अगर ढाल तीव्र होगा, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल तीव्र होने से भले ही वर्षा ज़्यादा हो, वर्षा ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, जल उस ढाल के सहारे तीव्र गति से बहता हुआ नीचे आ जाएगा और भूमि को उसे सोखने का समय कम मिलेगा, जिससे हमारा भूमिगत जल की जो उपलब्धि है, प्राप्ति है, वो तीव्र ढालों पर कम और समतल ढालों पर अधिक होगी। फिर आती है वनस्पति का आवरण। वो भी हमने देखा है, आपको बताया है कि जो हमारी वनस्पति होती है, उस वनस्पति के नीचे जो है जल विद्यमान होता है, तो ये वनस्पति क्या करती है, उस जल को वायुमंडल में भेजने का भी काम करती है। और यदि वायुमंडल से जल वर्षा के रूप में आता है, तो ये वनस्पति उसे सोख कर पुनः भूमि के नीचे पहुंचाने का भी काम करती है। तो वनस्पति का आवरण जहाँ पर ज़्यादा होता है, वहाँ पर जल जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। या ये कहें, जहाँ जल होगा वहाँ वनस्पति होगी, और जहाँ वनस्पति होगी वहाँ जल की मात्रा अधिक होगी। इसके अगेंस्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं मरुस्थल या रेगिस्तान का, जहाँ पर वनस्पति की भी कमी होती है। अब वनस्पति की कमी है, वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तो भूमिगत जल कम होता है, और जब भूमिगत जल कम होता है तो वनस्पति कम हो जाती है। इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, आसान है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना डिस्कस करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को इसको समझने में परेशानी होती है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड वाटर के किन्हीं दूसरे फीचर्स के बारे में, जो भी मैं कोशिश करूँ आपको इसी तरीके से समझाने की। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर नहीं कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा आगे मैं इसको भेजना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ, इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कई बार रात को ही मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कुछ एक बच्चों को पास रात का टाइम होता है, तो बट मैं रात तो ग्रुप में ये मटेरियल शेयर नहीं कर सकता आपके कॉलेज के ग्रुप में। सो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इससे अपने नोट्स को छोटे छोटे प्रिपेयर कीजिए, टर्मिनोलॉजी को समझिए और उसे समझते हुए आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। हम कल फिर एक बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।